जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पारुल और हमारी चल रही है यूपी एल्ट्रोगेट की क्लास 2। क्लास 1 हमारी पहले हो चुकी है। जिसने क्लास 1 नहीं देखी वो जाके पहले देख लें। और उसका टॉपिक था हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और आज हमारी क्लास 2 है जिसका आज टॉपिक है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आज के पॉइंट्स कि आज हम किन किन टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व्स, थ्योरीज एंड लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, एक एक करके इन सब पे बात करते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है, यानी कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है जो कि यूनान के शब्द हैं, साइकी और लोगास। साइकी का मतलब आत्मा और लोगास का मतलब अध्ययन करना, यानी कि मन यानी आत्मा का अध्ययन करना। मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं नेम देके। कि जैसे कि फ़र्स्ट डेफिनेशन दी है क्रो एंड क्रो की, तो डेफिनेशन देके और आपसे नाम पूछ लिया जाता है, तो नाम भी याद रखिए, साथ में डेफिनेशन भी याद रखनी है। तो क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सम बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन है। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रॉस क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी इन अ मेंटल वे इज़ द क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान मानसिक रूप से व्यवहार का स्पष्टीकरण तथा उल्लेख है। और अकॉर्डिंग टू एमएल मून देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। साइकोलॉजी इज़ अ कंसर्न विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ टुडेज बिहेवियर। मनोविज्ञान का संबंध आज के व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डॉमविल, उन्होंने कहा है कि इट्स अ स्टडी ऑफ मेंटल फॉर्म, यह मानसिक रूप का अध्ययन है। ठीक है, तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी है जो कि इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी समझते हैं, यानी कि खेल मनोविज्ञान क्या है। तो जिंजर जो हैं एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लिखी है डेफिनेशन कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर ओवर बिहेवियर इन एथलेटिक्स। खेल जो है मनोविज्ञान के व्यवहार की खोज करता है। केएम बर्न्स क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू हिज पार्टिसिपेशन इन द गेम एंड स्पोर्ट्स। यानी कि खेल मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल के में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति की शारीरिक योग्यता से सरोकार रखती है। सरोकार यानी कि संबंध रखती है, जो उसके मानसिक और जो उसके खेल हैं, शारीरिक एक्टिविटी है, उसकी जो योग्यता एबिलिटी है उससे संबंध रखती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन साइकोलॉजी इन फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी किस तरह से हमारे स्पोर्ट्स पे, हमारी शारीरिक शिक्षा पे कैसे इफ़ेक्ट करती है। नंबर 1 है स्ट्रगलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है उससे हम स्ट्रगल करती है। कैसे, जैसे कि थॉट जो है, फीलिंग है, एक्शन रिफ्लेक्शन है, ठीक है, सेल्फ बिलीव है, पोटेंशियल ऑफ सक्सेस है, इन सब से हमारा क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, हेल्प्स टू इम्प्रूव स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या करता है साइकोलॉजी, हेल्प करता है हमारा स्ट्रेस को इम्प्रूव करने में। हमारे जो सेल्फ डायरेक्ट करता है, जैसे कि रिलैक्सेशन करता है, इमेजिनरी रिलैक्सेशन हमको करता है, स्ट्रेस से दूर रखता है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन करता है, यानी प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेसिव रिलैक्स हम हो जाते हैं और उसमें हेल्प करता है साइकोलॉजी हमारी। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में करता है और बायो फीडबैक देता है। ठीक है, तो स्ट्रेस में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें ये भी हमें सिखाता है। और क्या साइकोलॉजी हेल्प करती है, हेल्प्स टू इम्प्रूव फोकस। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें फोकस कैसे करना है इसको इम्प्रूव करता है। कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, अटेंशन कैसे देनी है किसी चीज़ को। ठीक है, और नंबर 4 है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड द बिहेवियर ऑफ अपोनेंट एथलीट।
जो हमारा अपोनेंट एथलीट है उस पे हम कैसे अंडरस्टैंड करें उसके बिहेवियर को, ठीक है। जो डिफरेंट गेम है उनकी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। वेरियस मेथड होते हैं जो कि टेक्निक्स होती हैं जो कि इम्प्रूव होती हैं इसके दौरान। हम अपोनेंट को अच्छे से समझ सकते हैं, उसका क्या बिहेवियर है, वो किस स्किल को ज़्यादा यूज़ करता है और किस पे ज़्यादा काम करता है, जिससे हमारी सिचुएशन जो होती है मैच होती है। जो अपोनेंट का बिहेवियर होता है वो हमें समझ में आता है। लॉजिक की मदद से हमको अपोनेंट की जो बिहेवियर है वो कौन सा मूव कर रहा है या कौन सी स्किल्स अपना रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो उससे भी हमें मदद मिलती है, उससे सीखने को भी मिलता है, ठीक है। नंबर 5 है हैज़ टू वर्क बेटर विद पेरेंट्स एंड कोचेस। अगर किसी एथलीट को अच्छे से सक्सेस पानी है तो उसे ग्राउंड बेस पे वर्क करना पड़ेगा और साथ में उसके जो उसकी सक्सेस है यानी अचीविंग सक्सेसफुल एथलेटिक करियर कैसे होता है, उसके जो पेरेंट्स हैं और उसके जो कोच हैं वो किस तरह से उसको कैसे वर्क करें, एज अ टीम उसके साथ में वर्क करें। तो कोच और पेरेंट्स मिल के अच्छे कोऑपरेशन से हम जो एक एथलीट है या जो एक खिलाड़ी है वो बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है। साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है। नंबर 6 साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है ओवरकम इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एथलीट की जो इमोशनल प्रॉब्लम होती है उसमें से हमको ओवरकम करने में मदद करती है। हेल्प्स टू लर्न मोटर स्किल को हमें सीखने में मदद करती है हमारी साइकोलॉजी की, किस तरह से कौन सी स्किल को हम सीख सकें, अपना सकें, ठीक है। कैसे हम जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम किस तरह से अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्स कर सकते हैं, मोटर स्किल्स जो होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग किसे कहेंगे कि आप सीखना किसको कहेंगे। तो इसमें जैसे कि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये आप सभी को, हम जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमें कोई नहीं बताता, हम सेल्फ अपने आप से सीखते हैं। चलना, दौड़ना, गिरना, या एक बार गिर गए हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम इस जगह से गिर जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे के हाथ में चाकू दे दिया जाए, अगर उस चाकू से उसका हाथ कट जाए या छिल जाए तो उसको ये लर्निंग मिल जाएगी कि हमें इस नुकीली चीज़ को छूना नहीं है, इससे हम कट सकते हैं। तो उस भाग से, चाकू के उस नुकीले भाग से वो हमेशा दूर रहेगा। या फिर वो ये सीख जाएगा जैसे कि ये चाकू है तो इसके ऊपरी भाग को हम नहीं पकड़ेंगे, नीचे भाग मेरे लिए सेफ़ है। तो उसने क्या सीखा, ये सीखा कि नुकीली चीज़ हमें हार्म पहुंचा सकती है। तो उसने इस तरह से सीखा, यानी कि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। गैंटर मर्फी ने कहा है कि सीखने में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और गेट्स एंड अदर्स की डेफिनेशन क्या है लर्निंग को लेके, कि अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो होने वाले परिवर्तन हैं उसको सीखना या अधिगम कहते हैं, ठीक है। जो हम सीखते हैं या और उससे हमारे जो एक्सपीरियंस में, व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसमें और बेटर होते चले जाते हैं। तो जो परिवर्तन आते हैं उसको हम कहते हैं लर्निंग या अधिगम, ठीक है। थ्योरीज ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग समझ लेते हैं। ये 2 तरीके की होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस और एसोसिएटिव टाइप ऑफ थ्योरी। और नंबर पॉइंट बी होता है फील्ड रिलेटेड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग की बहुत सारे मेथड्स दिए हैं, पर ये 3 फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्रयोग करके जानवरों पे अपने थ्योरी को सिद्ध किया है। जैसे कि थॉर्नडाइक की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें थॉर्नडाइक की थ्योरीज़ ना पूछी जाएं, लॉज ना पूछे जाएं। तो थॉर्नडाइक, पेल्वोक और कोहलर बहुत ही फेमस हैं। तो इनकी लर्निंग हम 1 बाय 1 देखते हैं। थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था वो थॉर्नडाइक कनेक्टिज्म ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने एक बिल्ली को क्या किया, बिल्ली को उन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, या आप इसको पिंजरा भी कह सकते हैं। उसमें इसको बंद कर दिया।
फिर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक केज में एक बिल्ली है और यहाँ पे एक ट्रैप डोर लगा हुआ है। इसके सामने इसका कैट फूड यानी फ़िश रखी हुई है। बॉक्स के अंदर बिल्ली है। यहाँ पे एक ये रेड कलर का बटन है जिसको दबाते ही पुश करते ही डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बिल्ली के सामने क्या रखा गया, उसका मोटिव रखा गया, यानी कि भूख लगी है तो उसका मोटिव क्या है, ये मछली है। तो उसको इस मछली को खाने के लिए बाहर निकलना होगा केज से। तो उसने बहुत सारे प्रयास किए पिंजरे से निकलने के लिए। तो उसने बहुत सारे हाथ पैर मारे इधर उधर, बहुत देर तक प्रयास करती रही और गलती से इस जो रेड बटन आपको दिख रहा है इस पे इसका हाथ पंजा पड़ गया। तो दरवाज़ा खुल गया, उसने अपना फूड खा लिया। फिर यही प्रक्रिया दोबारा दोहराई गई। तो दोबारा दोहराई गई तो फिर बिल्ली ने फिर से उसके सामने फ़िश रखी गई और तो फिर उसने हाथ पैर मारे। तो इस बार पहले वाली अटेम्प्ट से इस बार जल्दी ही उसने दरवाज़ा खोल के बाहर आ गई। फिर यही प्रक्रिया दोबारा दोहराई गई। तो उसने सीख लिया धीरे धीरे कि हम इस बटन पे हाथ रखेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा और हम अपने फूड तक पहुंच जाएंगे। ये उन्होंने लर्निंग का तरीका थॉर्नडाइक का था कि किस तरह से हम सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें भूख क्या थी, हमारी अभिप्रेरक थी, और पिंजरा क्या था, हमारी जो लक्ष्य की प्राप्ति है उसमें बाधा था। प्रयास क्या था, प्रयास कैसे किया बिल्ली ने, उल्टे सीधे पंजे मार कर प्रयत्न किया और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लक्ष्य क्या था, पिंजरे से बाहर निकलना और मछली खाना। संयोग व सफलता मिलना, सही प्रयत्न का चुनाव करना। स्थिरता क्या थी कि गलत प्रयत्न को छोड़कर सही प्रयत्न की सीख लेना, यानी कि बार बार उसने ट्राई किया और लास्ट में भी फिर वो सीख गई कि इस रेड बटन को दबाना है, डोर ओपन हो जाएगा और आई विल ईट माई फूड। तो आते हैं थॉर्नडाइक के जो लॉज ऑफ लर्निंग है उन पे। लॉज ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस क्या है, अगर हम कोई भी गेम हम सीख रहे हैं, किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, जब तक उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम उसे सिखा नहीं सकते हैं और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो जब तक सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं होगा कुछ सीखने के लिए तब तक हम उसको पुश नहीं कर सकते हैं। जब वो उसकी इच्छा होगी या वो सीखना चाहेगा, मोटिवेशन होगा उसमें सीखने के लिए, यानी कि तैयार रहे, रेडीनेस यानी कि किसी भी गेम को सीखने के लिए वो तैयार रहे। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या होता है कि कैसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं। अगर हमने कोई चीज़ अचीव की है तो लोग उसको प्रोत्साहित करें, प्राइज़ दें, तो जिससे हम और ग्रो अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारा, ये है हमारा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, जो भी हम काम करेंगे उसमें एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। उसको बार बार करते रहना, उसकी एक्सरसाइज करना। इसमें इन्होंने 2 लॉ और दिए हैं, लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ डिसयूज़। मान लीजिए अगर आप मैथ लगा रहे हैं डेली, तो लॉ ऑफ यूज़ में क्या है, अगर आप उसका यूज़ करते रहेंगे तो आपको याद रहेगी। लॉ ऑफ डिसयूज़ का मतलब है कि वो धीरे धीरे चीज़ माइंड में डल होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी, तो हमें याद ही नहीं रहेगी, डिसयूज़ हो जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूज़ में एक फेमस आपने कोट भी सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसका यूज़ होता रहेगा। अगर हम उसको छोड़ देंगे करना तो लॉ ऑफ डिसयूज़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैथ ही नहीं, और भी चीज़ें हैं। अगर हम कोई नई स्किल सीखते हैं और उसे हम लगातार नहीं करते हैं, या कोई वॉलीबॉल की मान लीजिए कोई हम नई स्किल सीख रहे हैं, हमने एक ही दिन सीखी और फिर दोबारा 2-3 दिन सीखी, हमें थोड़ी बहुत आ गया और हमने दोबारा उसको यूज़ नहीं किया तो वो ब्लर होती जाएगी और हमारे दिमाग से साफ़ होती जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जो कि पावलोव की नेक्स्ट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स। और ये नोबेल प्राइज़ विनर भी थे। इन्होंने 1904 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि एक डॉग के ऊपर किया था। आप देख सकते हैं इसमें डॉग को बांध दिया गया है और उसके ऊपर उसकी जो लार में मुंह में एक ऑपरेशन किया जिसमें लार के पाइप को उन्होंने एडजस्ट किया है और उन्होंने चेक किया कि जब हॉर्न बजाया तो और फिर उसके सामने फूड रखा, जैसे ही उसके सामने फूड आया लार उसकी आने लगी। तो उन्होंने उस लार को भी मापा। फिर दूसरी बार यही प्रयोग उन्होंने दोबारा रिपीट किया।
फिर से उन्होंने हॉर्न बजाया और उसके बाद खाने को सामने रखा। तो फिर उनकी उसकी लार को फिर से उन्होंने मापा कि कितनी लार निकली। और फिर थर्ड प्रयास में क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ बेल बजाई। बेल सुनते ही उसकी लार जो है कुत्ते की निकल आई। उसको भी उन्होंने मापा। तो उन्होंने ये देखा कि कुत्ता भी ये समझ गया था कि जब ये हॉर्न बजेगा तब मुझको ये खाना मिलेगा। तो हॉर्न बजते ही उसके मुंह में पानी आने लगा कि अब मेरा ये खाना आएगा। तो इसका क्या है, इसमें हमने क्या सीखा, लर्निंग बाय कंडीशन। जो कंडीशन हमारे पर अप्लाई होती है, यानी कि जैसे कि हमारे स्कूल में इंटरवल होता है तो बेल बजती तो हम समझ जाते हैं कि हमारे खाने का टाइम हो गया। तो वैसे ही अपना टिफ़िन खोलना शुरू कर देते हैं। तो हम कंडीशन से क्या लर्न करते हैं। तो इस प्रयोग में हमने ये जाना कि जैसे ही हॉर्न बजता था उसके मुंह में वैसे ही लार आ जाती थी कि उसे पता था कि अब हमें हमारा खाना मिलने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट लर्निंग है जो लर्निंग बाय इंसाइट। ये कोल्हर जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी थ्योरी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो चिंपैंजी है उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इंसाइट यानी अंतःदृष्टि से, जो हम अपने आप से, अपने मन से, अपने दिमाग से जो यूज़ करते हैं जो चीज़ें, उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तभी पता चला कि लर्निंग बाय इंसाइट भी होता है। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या था, उन्होंने एक कमरे में 2 बॉक्स रखे और केले को ऊपर बांध रखा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो केला है ऊपर बंधा हुआ है, चिंपैंजी है, इसके पास में 2 बॉक्स रखे हुए हैं। हाँ, सुल्तान नामक चिंपैंजी को उस कमरे में बंद कर दिया। तो फिर वो काफ़ी देर तक उछलता रहा उस रूम में और केले को पकड़ने की कोशिश करता रहा। फिर उसने देखा कि वहाँ पे 2 बॉक्स रखे हुए हैं। उन 2 बॉक्स को पहले एक बॉक्स पे खड़ा हुआ, फिर वो उछला, वो उन केलों को नहीं पा सका। तो उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा, अपनी अंतःदृष्टि का यूज़ किया और फिर उसने आसानी से केले को प्राप्त कर लिया। फिर यही प्रयोग दोबारा किया गया, जिसमें केले को थोड़ा और ऊपर बांधा गया ताकि वो उछल के भी ना प्राप्त कर सके, यानी बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखे तो भी ना प्राप्त कर सके। तो फिर उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखे और फिर से उसने केले को प्राप्त कर लिया। इस बार पहले से कम समय लगा उसको ये करने में। पहली बार तो समझने में दिक्कत आ रही थी, इस बार ही समझ गया था कि हमें बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखना है और हमें उस केलों को पकड़ना है। ठीक है, अब जब तीसरी बार ये प्रयोग किया गया तो उस केले को और ऊपर बांधा गया और अब अगर अब वो 3 बॉक्स भी रखता तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो वहाँ पे बॉक्स के साथ वहाँ पे एक छड़ भी रखी गई जो कि खुलने पे बड़ी होती थी। ठीक है, तो अगर वो 2 बॉक्स रखता तो भी वो वहाँ पर उछल कूद के नहीं पहुँच पाता। फिर उसने क्या किया, उसने वहाँ पे पड़ी हुई छड़ को उठाया और केले पे हिट किया और उसने केले प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो उसने सीखा लर्निंग की अंतः जो दृष्टि से। ठीक है, अपने माइंड का यूज़ करते हुए उसने इसको सीखा। अंतर्दृष्टि का यूज़ करते हुए अपनी समस्याओं को हल करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग, यानी कि इसमें कितनी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग होती है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, जीरो ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र में क्या होता है, जैसे कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो टेबल टेनिस और बैडमिंटन में स्किल का अगर आपने टेबल टेनिस भी सीखी है तो आप आसानी से बैडमिंटन सीख पाएंगे, यानी कि पहली पूर्व की जो आपकी नॉलेज है वो उसमें भी बैडमिंटन में भी काम आ जाएगी। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव लर्निंग। ठीक है, नेगेटिव लर्निंग में क्या है कि जो अगर आपने पीछे पहले कुछ गलत सीख रखा है, अब उसको आप नए वे से सीख रहे हैं तो जो गलत है वो सही वाले पे हावी हो जाएगा, यानी कि सही आपको सीखने में बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी सीखने के लिए, तो उसका कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ज़ीरो ट्रांसफ़र में क्या होता है कि ना ही आप पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है ना ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ज़ीरो है उसमें। अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो आपकी स्विमिंग टेबल टेनिस में काम नहीं आएगी, तो ज़ीरो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लर्निंग कर्व्स देख लेते हैं। लर्निंग कर्व्स का क्या मतलब है? लर्निंग कर्व्स में हम अपने जो हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसमें हमें किस तरह से काम करती है लर्निंग कर्व्स। ठीक है, देखते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक लाइन है जो परफॉर्मेंस का मेज़रमेंट है, यानी कि कितनी लेवल पे हमारा परफॉर्मेंस हुई, और नंबर ऑफ़ ट्रायल यानी कितने दिन में, कितने वीक्स में, कितने मंथ में हमने अपनी परफॉर्मेंस को किया, अपना एम अचीव किया। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्लो बिगनिंग होती है, यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ सीखते हो, धीरे धीरे उसमें धीरे स्लो स्टार्टिंग होती है हमारी, धीरे धीरे सीखते हैं। फिर स्टेप एक्सेलेरेशन आ जाता है, जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फास्टर, हम जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को हमें समझना आने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप एक्सेलरेशन। फिर एक टाइम आता है जहाँ पे प्रोफिशिएंसी होती है। प्रोफिशिएंसी यानी रैपिड प्रोड्यूसरल लर्निंग टर्मिनेटिंग इन प्रोफिशिएंसी। स्किल में अब हम उस स्किल को सीखने में माहिर हो चुके हैं। ठीक है, जो कि वेल एडवांस स्किल लेवल हो चुका है हमारा, हम उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं, अब हमें सीखने में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब जो ये कर्व आप देख रहे हो वो प्लेटू है। प्लेटू यहाँ पे क्या है? प्लेटू है जिसमें अब हमने जो चीज़ सीख ली ना उसमें अब कुछ कमी आ रही है, ना वो आगे ही बढ़ रहा है, वो एक जगह पे स्थिर है, ना उसमें पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, ना कोई इम्प्रूवमेंट है, ना ही उसमें कोई कमी है, वो एक जगह पे अपनी स्थिति पे रुका हुआ है। प्लेटू यानी कि रुक जाना। ठीक है, और ये होता क्यों है, किस वजह से होता है? अगर सीखने की हमारी गलत पद्धति है, और अगर हम अपने एम यानी मान लीजिए हमारा यहाँ तक एम है, तो उसमें ही हम सेटिस्फाइड हुए जा रहे हैं, तो आगे हम सीखेंगे ही नहीं उसको। हमने अपना छोटा एम बना रखा है, या हमें अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए ये प्लेटू हमारी जो ट्रायल्स है, या मतलब जो हमारा ट्रेनिंग है उसमें इफ़ेक्ट करता है। पुरानी जो हमारी आदत होती हैं, कमी में ही खुश हो जाना। ठीक है, या फिर जो हमारा ट्रेनिंग है वो बहुत कठिन और जटिल है, इस वजह से हम ना ही उसमें प्रॉफिट हो रहा है, ना ही लॉस हो रहा है, हम अपने उसी पोजीशन पे अटके हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम मेंटली स्वस्थ नहीं हैं तो भी हमारी ट्रेनिंग जो है वहीं की वहीं रुकी रहेगी, ना आगे बढ़ेगी ना पीछे बढ़ेगी, जो एक ही जगह पे स्थिर रहेगी, यानी कि प्लेटू में रहेगी। ठीक है, तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। क्लास 1 हमारी वीडियो 5 यहीं पे ही ख़त्म होता है। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो देखी जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए है। और अगर किसी को कोई ये क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर सकता है। आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, पारुल यादव फिजिकल एजुकेशन से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, स्टे कनेक्टेड।